हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अमेज़न का सोल्व पेपर है, तो जिसमें 7वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। 6 तक पढ़ा दिया था मैंने। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का पेपर है, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट का क्वेश्चन शॉर्ट पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन है कि केयर ऑफ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी लेने वाले पेशेंट की केयर कैसे करनी है। तो इसके अंदर फॉलोइंग शॉर्ट नोट्स ऑन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, मतलब शॉर्ट नोट्स लिखने हैं इसके ऊपर। 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है केयर ऑफ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी लेने वाले पेशेंट की क्या केयर करते हैं। तो कीमोथेरेपी क्या होती है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि केमिकल एजेंट होते हैं जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो केमिकल एजेंट है, जो ऐसा ट्रीटमेंट जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए दिए जाते हैं, और वो क्या होते हैं, केमिकल एजेंट होते हैं। ठीक है। तो पर्सनल, सबसे पहला इसके अंदर पर्सनल सेफ्टी मेजर मिनिमाइज एक्सपोजर वाया इनहेलेशन और इंजेक्शन स्किन कांटेक्ट। इसके अंदर पर्सनल सेफ्टी मेजर यूज करने चाहिए। तो मिनिमाइज क्या करें, एक्सपोजर करें। उसके अंदर कीमोथेरेपेटिक एजेंट शुड बी प्रिपेयर इन स्पेशल क्लास सेकंड बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट और वेल वेंटिलेटेड एरिया। तो वहाँ पे क्या कीमोथेरेपी एजेंट जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो स्पेशल क्लास सेकंड के अंदर आते हैं, सेफ्टी के अंदर। और वो एरिया क्या होना चाहिए, जो केबिन है वो वेल वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में कीमोथेरेपी देने से पहले वियर ग्लव्स पहनने चाहिए, गाउन पहनना चाहिए, गोगल पहनने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। ठीक है। तो वेयर ग्लव्स यानी दस्ताने ग्लव्स पहनना चाहिए, गाउन पहनना चाहिए, गूगल्स चश्मा लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। वाइल वर्किंग ए कीमोथेरेपी ड्रग्स, जब कोई कीमोथेरेपी ड्रग्स देती है तो नर्स को ये सब पहनना चाहिए, ग्लव्स, गाउन, गोगल, मास्क। ठीक है। और कीमोथेरेपी देने से पहले क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश हर प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले करते हैं, तो कीमोथेरेपी देने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। कीमोथेरेपी देने से पहले क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश बिफोर पुटिंग ऑन ग्लव्स आफ्टर रिमूविंग ऑफ ग्लव्स। तो अगर हैंड वॉश क्या करना चाहिए, ग्लव्स पहन के कीमोथेरेपी देते हैं तो ग्लव्स पहनने से पहले और बाद में, ग्लव्स उतारने के बाद में भी क्या करना है, हैंड वॉश करना है। डू नॉट ईट, ड्रिंक, च्युइंगम और स्मोक वाइल द प्रिपेयरिंग कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी प्रिपेयर करते समय कभी भी क्या करना चाहिए, वहाँ पे ईटिंग वगैरह नहीं, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, कुछ चबाना, च्युइंगम नहीं करना है, चबाना नहीं है, स्मोक नहीं करना है, वहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग वगैरह ये नहीं करनी है कीमोथेरेपी देने वाले एरिया के अंदर, कीमोथेरेपी तैयार करते टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है कीप ऑल फूड एंड ड्रिंक अवे फ्रॉम प्रिपरेशन एरिया। और जो ड्रिंक यानी कुछ पीने की चीजें और खाने की चीजें वहां से दूर रखनी चाहिए, कीमोथेरेपी वाले एरिया से दूर रखनी चाहिए। अवॉइड हैंड टू माउथ और हैंड टू आई कांटेक्ट व्हाइल हैंडलिंग कीमोथेरेपी और बॉडी फ्लूइड और प्रिकॉशन रिसीव कीमोथेरेपी। हाँ, अवॉइड, इसके क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ मतलब मुंह को टच करना अवॉइड करना चाहिए। हैंड टू आईज यानी आई को टच करते रहे। कीमोथेरेपी देते समय और प्रिपेयर करते समय अपने हाथ को मुंह और कहाँ, आंखों के ऊपर टच करने से अवॉइड करना चाहिए। कॉन्टेक्ट बाय हैंडलिंग कीमोथेरेपी और बॉडीली फ्लूइड पर्सन रिसीविंग द कीमोथेरेपी, उस टाइम ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद में वॉक गॉज एंड अल्कोहल पैड्स अराउंड टू नेक ऑफ द एम्पुल व्हेन द ओपनिंग डिक्रीज ड्रॉपलेट कंटामिनेटेड। और क्या करना चाहिए, एल्कोहल पैड्स और गॉज, जब भी वो एम्पुल को ओपन करे तो वहाँ पे एल्कोहल पैड्स वगैरह का यूज करना चाहिए कि वो कंटामिनेटेड ना हो ना। यूज सिरिंज एंड आईवी ट्यूबिंग विथ
लॉकिंग डिवाइस टू होल्ड नीडल एंड फैमिली प्लेस। और जो सिरिंज वगैरह का यूज करते हैं, जो सिरिंज यूज करते हैं और आईवी ट्यूबिंग यूज करते हैं, आईवी ट्यूबिंग जो आईवी लाइन होती है, तो उसके अंदर जो रहना चाहिए वो लॉकिंग वाला डिवाइस रहना चाहिए। उसके अंदर ऐसे लॉकिंग डिवाइस रहता है, जैसे वो लगा के और ऐसे लॉक कर देते हैं, तो वो लॉकिंग डिवाइस का यूज करना चाहिए। उसके बाद में वेंट वाइल्स विथ नीडल टू क्वालाइज टू इंटरनल प्रेशर टू यूज नेगेटिव प्रेशर टेक्निक्स। और उसके अंदर क्या है, वो जो नीडल है वो इंसर्ट करके वो जो पहले एयर भर के वो नेगेटिव प्रेशर उसके अंदर बनाना चाहिए। नेगेटिव प्रेशर बनाएंगे तो वो अपने आप फील हो जाएगी। उसके बाद में लेबल ऑल सीरीज और आईवी ट्यूबिंग कीमोथेरेपी डेजेंट डेंजरस मटेरियल। और उसको क्या करना है, लेबल करना चाहिए, उसके ऊपर लिख देना चाहिए, लेबल कर देंगे। लेबल ऑफ सिरिंज, सिरिंज के ऊपर लेबल कर देंगे, जो कीमोथेरेपी के लिए अपन यूज करते हैं ना सिरिंज, उसके ऊपर लेबल कर देते हैं। लेबल का मतलब ऐसे सिरिंज के ऊपर नाम लिख देंगे, लेबल। और आईवी ट्यूबिंग के ऊपर भी लेबल कर देंगे, तो वो कीमोथेरेपी ड्रग्स के लिए, तो कोई भी हैजार्ड्स ना हो। इफ एनी कॉन्टेक्ट विथ स्किन अकर इमीडिएटली वॉश द एरिया विथ सोप एंड वाटर। अगर आपके स्किन के कांटेक्ट में आ जाती है कीमोथेरेपी ड्रग्स वगैरह, तो इमीडिएटली क्या करना है, वहां उस एरिया को क्या करना है, वॉश करना है, धोना है, साबुन से या पानी से, विथ साबुन और वाटर से धोना है। ठीक है। उसके बाद में इफ आई कॉन्टेक्ट अकर इमीडिएटली फ्लश विथ वाटर एंड सीक मेडिकल हेल्प। इफ यहाँ पे लिखा है इफ आई कॉन्टेक्ट अकर, मतलब अगर आई के कॉन्टेक्ट में आ गया, अगर आई के कॉन्टेक्ट में आ गया, आई के कॉन्टेक्ट में आ गया, तो क्या करना है, जल्दी से जल्दी क्या करना है आपको, इमीडिएटली फ्लश विथ वाटर, आई को फ्लश वाटर से फ्लश करना है और मेडिकल हेल्प लेनी है, जल्दी जल्दी क्या करनी है, मेडिकल हेल्प लेनी है। डू नॉट डिस्पोज ऑफ मटेरियल बाय क्लिपिंग नीडल, रिमूविंग नीडल फ्रॉम सिरिंज। और कभी भी क्या करना चाहिए, डू नॉट डिस्पोज मटेरियल, क्लिपिंग नीडल और रिमूविंग नीडल फ्रॉम सिरिंज, नीडल को ये निकालने के लिए मटेरियल यूज नहीं करना चाहिए। डिस्कार्ड द ग्लव्स, और ग्लव्स वगैरह को क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए। गाउन इनटू द लीक प्रूफ कंटेनर, जो लीक प्रूफ कंटेनर होते हैं, यहाँ पे कंटेनर होते हैं, वहां पे यूज करने चाहिए, जो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर बताए गए वहां पे यूज करना चाहिए। मार्क द हैजार्ड्स, वेयर ग्लव्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ बॉडी एक्स्ट्रा हैंडलिंग सॉलिड लिनन्स। और अगर आप उसके बॉडी के एक्स्ट्रा जो पेशेंट है ना, पेशेंट की एक्स्ट्रा और हैंडलिंग सॉइल लिनन्स, अगर उनके कपड़े वगैरह और कुछ जो यूरिन वगैरह या स्टूल वगैरह इनका कुछ काम कर रहे हो तो ग्लव्स पहन के करना चाहिए। ठीक है। असेसमेंट ऑफ द पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, अब तो ये तो हो गया, ध्यान रखना चाहिए। अब क्या है, असेसमेंट क्या करना चाहिए, असेसमेंट ऑफ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए, इंट्यूगोमेट्री। इंट्यूगोमेट्री की क्या है, स्किन वाला चीज है ना, इंट्यूगोमेट्री है स्किन। तो पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, फ्लेबाइटिस, नेक्रोसिस, अल्सरेशन, स्किन रैशेस, प्यूरिटिस, इस्थीमिया, फोटोसेंसिटिविटी, टीयरिंग ऑफ द आई, कंडीशन गम, टीथ, बकल, म्यूकोसा, स्टोमेटाइटिस, टंग, ये कुछ इंट्यूगोमेट्री के अंदर हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला पेन हो सकता है, स्किन में स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ये सब पढ़ा दिया। इन्फ्लामेशन क्या होता है, फ्लेबाइटिस होता है, वेन का इन्फ्लामेशन हो जाना फ्लेबाइटिस कहलाता है। और कोई चीज का नेक्रोसिस, मतलब वहां पे नेक्रोसिस हो जाता है। अल्सरेशन, वहां पे रेसेस वगैरह हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं। प्यूराइटिस, इचिंग वगैरह हो सकती है। खुजली, प्यूराइटिस मतलब खुजली वगैरह। इरिथेमा, फोटोसेंसिटिविटी मतलब जो लाइट से ज्यादा रिएक्शन हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन। टीयरिंग ऑफ द आई, आंखों से आंसू आना। और कंडीशन ऑफ द गम्स, टीथ, बकल, म्यूकोसा, इनके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में स्टोमेटाइटिस क्या होता है, हाँ इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ एंड टंग। ठीक है। जिंजिवाइटिस वगैरह भी हो सकता है। तो ये कुछ इंट्यूगोमेट्री सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। अब है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती है। फ्रीक्वेंसी ऑनसेट
ड्यूरेशन ऑफ सीवीटी नेजल और वोमिटिंग, इसमें क्या होता है सीवीटी नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। कीमोथेरेपी से हमेशा पहले क्या देते हैं, पहले देते हैं एंटी वोमिटिंग मेडिसिन वगैरह देते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी से क्या होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे नोजिया वोमिटिंग का सेशन होता है। तो हमेशा कीमोथेरेपी देने से पहले आधे घंटे पहले हमेशा क्या देते हैं रेंटेक एमिसेट वगैरह देते हैं, आईवी के थ्रू दिया जाता है। अल्टर डिहाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन हो सकता है। अल्टर हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पेशेंट को या तो डिहाइड्रेशन हो गया या ओवर हाइड्रेशन हो गया, तो ये कुछ कंडीशन हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। अब रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ड्राई और नॉन प्रोडक्टिव कफ आ सकता है, डिप्सनिया हो सकती है, ब्रीदिंग इन डिफिकल्टी हो सकता है, इरेगुलर एपिकल या रेडियल पल्स, वो जो एपिकल पल्स है रेडियल पल्स है उसके अंदर क्या इरेगुलर हो सकती है, पल्स वगैरह इरेगुलर हो सकती है, चेंजेस देखने को मिल सकता है। रेडियल पल्स जो यहाँ से फील करते हैं रेडियल पल्स, और एपिकल पल्स यहाँ से फील करते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कंजेक्टिव हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम मिल सकते हैं। उसके बाद में लंग्स में क्रैकल साउंड आ सकता है, व्हीजिंग साउंड आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, वीकनेस और वर्टिगो हो सकता है। इसके बाद में न्यूरो मस्कुलर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इज असेस डिफिकल्टी फेसिंग द पेशेंट इन डूइंग एक्टिविटी लाइक जिपिंग पैंट्स, tying shoes, buttoning of shirt, presence of paresthesia of the finger or toe, weakness, ataxia, shuffling gait, symptoms, urinary retention, constipation, thinning eyes, decrease hearing loss। इसके अंदर मतलब जो है वीकनेस वगैरह आ सकती है, पैरालिसिस वगैरह हो सकता है, सुन्न हो सकती है, स्टिफनेस हो सकता है, अटेक्सिया मतलब उसमें कोऑपरेट ना कर पाना एक सिम्टम को, कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम आ सकते हैं, यूरिनरी रिटेंशन होता है, और रिंगिंग इन ईयर, कानों में रिंगिंग यानी साउंड के सुनाई देता है, घंटी जैसा रिंगिंग की साउंड सुनाई देता है, डिक्रीज हियरिंग, और उसके जो सुनने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ये कुछ सिम्टम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जेनाइटल यूरिनरी सिस्टम, इसके अंदर क्या आता है डिक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी, यूरिन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, चेंज इन ऑर्डर्स, कलर क्लियरिटी, और यूरिन के जो है यूरिन में क्या आ जाएगी स्मेल आने लग जाएगी, दुर्गंध आ जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, और क्लियरिटी ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा। हेमाचूरिया मतलब यूरिन में ब्लड देखने को मिल सकता है, ओलिगोयूरिया मतलब कम हो जाएगा, एनयूरिया मतलब एब्सेंट ऑफ यूरिन, यूरिन का एब्सेंट हो सकता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ सकता है, क्रेटिनिन बढ़ सकता है, ये कुछ चीजें इसमें अंदर चेंजेस हो सकती है। उसके बाद में केयर ऑफ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, पेशेंट की क्या केयर करनी चाहिए, ये तो हो गया सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब पेशेंट की केयर क्या, सबसे पहले हो गया नर्सिंग स्टाफ को क्या ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद में सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब केयर ऑफ रिसीविंग के अंदर पेशेंट की क्या केयर करनी चाहिए, पेशेंट केयर रिसीविंग कीमोथेरेपी, तो सबसे पहले प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, उसको क्या है इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। तो कीमोथेरेपी वाला पेशेंट पहले से ही उसको कैंसर है और उसकी इम्यूनिटी लो है, तो उसे क्या करना चाहिए हमेशा इन्फेक्शन से बचाना चाहिए, तो इन्फेक्शन से बचना चाहिए। तो उसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मॉनिटर वाइटल साइन एवरी 4 आवर और मोर ऑफन, इसके अंदर हर 4 घंटे से पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं, टीपीआर बीपी चेक करना है। उसके बाद में इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन लाइक चिल्स फीवर कफ चेंजेस इन बाउल एंड हैबिट्स, अगर पेशेंट को कुछ ऐसे सिम्टम आए जैसे चिल्स मतलब कंपनी आना, फीवर आना, कफ होना, चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स, ब्लावल और ब्लडर है यानी यार डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ऐसे कुछ सिम्टम्स आए तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी इंस्ट्रक्ट करना है। टू अवॉइड परफॉर्मिंग इन्वेसिव प्रोसीजर लाइक रेक्टल टेम्परेचर एनिमाज इंसर्जन और इम्पेलिंग यूरिनरी कैथेटर, पेशेंट को ये जो प्रोसीजर है ये अवॉइड करने हैं, रेक्टल टेम्परेचर चेक करने के लिए अवॉइड करना है, पेशेंट को एनिमा नहीं देना चाहिए, इंसर्ट कैथेटर वगैरह नहीं डालने चाहिए, तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इन्फोर्स गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट्स, उसको करना चाहिए कि पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन रखे, गुड पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखे। उसके बाद में है स्ट्रेस इंपॉर्टेंस स्टिक्स हैंड वॉशिंग, उसको
स्ट्रिक्टली करना है। उसके बाद में एडमिनिस्टर प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स, और उसे प्रोफाइलेटिक जो एंटीबायोटिक है वो देनी है, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स। उसके बाद में प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग से उसे बचना चाहिए। अवॉइड इन प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग, अवॉइड इन्वेसिव प्रोसीजर व्हेन प्लेटलेट काउंट इज लेस देन 1 लाख, लाइक आई इंजेक्शन, सपोजिटरी, एनेमा, सिक्रेशन, इवेलिंग यूनिट। हमेशा क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गए, प्लेटलेट काउंट जो है अगर पेशेंट के कम हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए, एनिमा, आईएम वगैरह नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम होते हैं तो क्या होता है कि है ना ब्लड पतला हो जाता है। ब्लड पतला होने की वजह से अगर आईएम लगाया तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, और वहाँ पे ब्लीडिंग होके वहाँ पे वो ब्लड इकट्ठा होने के चांसेस हो सकता है, हेमोटेमो बन सकता है। सपोजिटरी वगैरह देने के कारण पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। एनिमा अगर पेशेंट को दिया तो रेक्टम के द्वारा ब्लीडिंग हो सकती है। अगर कैथेटर डाला तो पेशेंट को हेमेचूरिया वगैरह वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए पेशेंट को अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो ये सारे प्रोसीजर नहीं करने चाहिए। अप्लाई प्रेशर ऑन द इन्फेक्शन साइड 5 मिनट्स, और पेशेंट के क्या करना चाहिए, अगर पेशेंट को अगर इन्फेक्शन साइड है, इन्फेक्शन की साइड 5 मिनट तक क्या है प्रेशर देकर रखना चाहिए। अगर कहीं से आप आईवी निकाल रहे हो, इंट्राकेर निकाल रहे हो, तो वहां पर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, वहां से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको कम से कम 5 मिनट तक उस साइड को दबा के रखना चाहिए। अवॉइड एस्पिरेशन कंटेनिंग प्रोडक्ट, जो टैबलेट होती है एस्पिरिन टैबलेट होती है, वो क्या करती है, ऑलरेडी खून को पतला करती है, और अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी वगैरह चल रही है तो वो पहले से खून पतला है उसका, और प्लेटलेट काउंट कम है तो खून पतला है, तो उसकी वजह से एस्पिरिन कभी भी नहीं देनी चाहिए। उससे क्या होगा, खून पतला हो जाएगा और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद में एडमिनिस्टर प्लेटलेट एज प्रेस्क्राइब, अगर पहले से प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट अगर कम है तो पेशेंट को प्लेटलेट वापस चढ़ा सकते हैं। प्लेटलेट जो आर्टिफिशियल प्लेटलेट होती है, ब्लड में से प्लेटलेट निकाल के प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं। प्लेटलेट चढ़ाने में हर प्लेटलेट जो चढ़ती है वो 15 मिनट के अंदर अंदर चढ़ जाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो गए तो प्लेटलेट चढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटलेट्स। हाँ हाँ कहीं जी आबादी 200 के करीब, 200 के करीब, 200 के करीब। ठीक है ठीक है। सॉरी, हाँ नेक्स्ट वापिस पढ़ते हैं। मॉनिटर एंड टेस्ट ऑल यूरिन, तो मॉनिटर ऑफ टेस्ट ऑल यूरिन और स्टूल एमएसएस ऑफ ब्लड, उसके अंदर क्या करना चाहिए, टेस्ट ऑल यूरिन और स्टूल और एमएसएस का टेस्ट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ब्लीडिंग होगी तो पता चल जाएगा। अगर पेशेंट को यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है तो हेमेचूरिया, अगर स्टूल के साथ में ब्लड आ रहा है तो मेलेना, ऐसे कुछ, और एमएसएस है ना, मतलब उल्टी के साथ में ब्लड हो रहा है तो हेमेप्टाइटिस हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन को मॉनिटर करना चाहिए। एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड डेंटल वर्क और अदर इन्वेसिव प्रोसीजर वाइल इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब हो गया अगर पेशेंट में प्लेटलेट्स कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है पेशेंट में प्लेटलेट का कम हो जाना, क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। अगर तो उस पेशेंट को पहले से अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो डेंटल वर्क और अदर इन्वेसिव प्रोसीजर करवाने के लिए मना करना चाहिए, क्योंकि दांतों से भी वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है, और पेशेंट को खून पतला होने की वजह से ब्लीडिंग हो गई तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी वजह से ये प्रोसीजर करने से भी बचना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है मिनिमाइज फैटिग्स। फैटिग को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मॉनिटर ब्लड काउंट को मॉनिटर करना चाहिए। प्लान रेस्ट पीरियड बिटवीन द डेली एक्टिविटी, तो मॉनिटर ब्लड काउंट को हमेशा क्या करना चाहिए, ब्लड काउंट जो है पेशेंट के उसको मॉनिटर करना चाहिए। प्लान रेस्ट प्रोवाइड बिटवीन द डेली एक्टिविटी, और जो डेली एक्टिविटी करवाते हो, जो भी काम करवाते हो उसे, उसके बीच में उसे पेशेंट को रेस्ट देना चाहिए। एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट एज प्रेस्क्राइब, जो भी ब्लड प्रोडक्ट है जैसे प्लेटलेट हो गया, प्लाज्मा हो गया, अगर उसको चढ़वानी है तो प्रेस्क्राइब करना चाहिए। अवॉइड ओवर एक्सेशन
और अवॉइड करना चाहिए ओवर एक्सरसाइज से। और उसके बाद में ऑब्जर्व स्किन कलर, एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और उसके बाद में पेशेंट की क्या है स्किन कलर को ऑब्जर्व करना चाहिए और एक्सप्लेन अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में उसे पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए। प्रमोटिंग न्यूट्रिशन के बारे में क्या बताना चाहिए, तो स्टार्ट एंटीएमेटिक बिफोर कीमोथेरेपी। मैंने पहले भी बताया था कि कीमोथेरेपी देने से पहले एंटीएमेटिक मेडिसिन देते हैं। एंटीएमेटिक का मतलब है जो वोमिटिंग को रोकती है, जो उल्टी को रोकती है, वो वाली मेडिसिन देनी चाहिए हमेशा कीमोथेरेपी देने से पहले। कंसीडर टू अल्टरनेटिव मेजर टू रिलीव नोजिया लाइक रिलैक्सेशन थेरेपी। तो हमेशा पेशेंट को क्या करना चाहिए, मेजर करना चाहिए रिलीफ टू नोजिया लाइक रिलैक्सेशन थेरेपी, मतलब उसको नोजिया वोमिटिंग ना हो उसके लिए कंसीडर करना चाहिए। इंक्रीज द स्मॉल फ्रीक्वेंटली मील अकॉर्डिंग टू पेशेंट परफॉर्मेंस, तो इंक्रीज करना चाहिए स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील, उसे थोड़ा थोड़ा मील लेना चाहिए। एकदम से ज़्यादा मील लिया तो वोमिटिंग वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए। उसके बाद में इंक्रीज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, है ना, तो यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार में मील ले सकते हैं, लेकिन एक साथ में ज्यादा मील नहीं लेना चाहिए। इंक्रीज डाइट, हाई कैलोरी डाइट और प्रोटीन, हमेशा पेशेंट को क्या है हाई कैलोरी डाइट और हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए, हाई कैलोरी डाइट और हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। डिस्करेज स्मोकिंग और अल्कोहल, अगर पेशेंट स्मोकिंग वगैरह करता है तो उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। उसके बाद में क्या हो गया नेक्स्ट, इंक्रेज स्मोकिंग, हाँ डिस्करेज स्मोकिंग वगैरह। उसके बाद में इंक्रेज फ्लूइड इनटेक प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है फ्लूइड इनटेक बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या कॉन्स्टिपेशन से बचा सके। कॉन्स्टिपेशन होने के पेशेंट को ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जो जिसको कीमोथेरेपी चलती है उस पेशेंट को क्या कॉन्स्टिपेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए फ्लूइड इनटेक जो है फ्लूइड का इनटेक बढ़ाना चाहिए हमेशा। मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट, पेशेंट का इनटेक और आउटपुट चार्ट हमेशा मेंटेन करना चाहिए, इंक्लूडिंग एमएससीज, मतलब अगर वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो उसको भी ऐड करके उसको बताना चाहिए, जैसे स्टूल के द्वारा कितना स्टूल पास किया, कितना यूरिन पास किया, कितनी उल्टी वोमिटिंग वगैरह हुई, वो सारी मॉनिटर वगैरह करनी चाहिए। प्रोवाइड केयर ऑफ एमएससीज लाइक प्रोवाइडिंग वैक्सीन्स, है ना, और जिसको क्या है एमएससीज की केयर के बारे में बताना चाहिए कि उल्टी वगैरह कैसे कहाँ पे करनी है, उसकी केयर के बारे में भी बताना चाहिए। मिनिमाइज स्टोमेटाइटिस, जो स्टोमेटाइटिस ओरल कैविटी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। रिपोर्ट द साइन ऑफ इन्फेक्शन लाइक वाइट पेचेस, अगर पेशेंट के माउथ में वाइट पेच हो गए हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, रिपोर्ट लिखनी चाहिए। अल्सरेशन इरिथमास हो गए हैं तो वो बताना चाहिए। फ्रिक्वेंट माउथ केयर, उसको क्या करनी चाहिए, फ्रिक्वेंट माउथ केयर, जल्दी जल्दी माउथ केयर करनी चाहिए, और टूथब्रश वगैरह वो करना चाहिए, है ना। उसके बाद में असेस नीड फॉर एंटी फंगल बैक्टीरियल एंटीवायरल थेरेपी, और एंटी फंगल एंटीवायरल बैक्टीरियल थेरेपी देनी चाहिए, है ना, एंटी फंगल बैक्टीरियल थेरेपी देनी चाहिए। एडमिनिस्टर लोकल ओरल थेरेपी फॉर सिम्टोमेटिक कंट्रोल मेंटेनेंस ऑफ कैलोरी डाइट, उसे क्या करना चाहिए, एडमिनिस्टर लोकल ओरल थेरेपी देनी चाहिए सिम्टोमेटिक, जो कंट्रोल कर सके कैलोरी इंटेक को। Strengthening coping with altered body image, तो reassure patient with hair will be usually grow slowly, they may be grow back different excess of the color। तो कीमोथेरेपी चलती है तो पेशेंट को क्या कहते हैं हेयर जो रहते हैं हेयर वो क्या करेंगे ग्रो स्लो होगी, और हेयर रिमूव होने लग जाएंगे, तो वो उसमें ध्यान में रखना है। सजेस्ट वेयरिंग द विग वगैरह उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि कीमोथेरेपी लगती है तो क्या होते हैं बाल उड़ जाते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हो विग की एडवाइस कर सकते हो, नकली बाल लगाने के लिए एडवाइस कर सकते हो। उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन क्या देना चाहिए पेशेंट को, अवॉइड यूज टू रेजर ब्लेड सेव, है ना, वो जो सेविंग करता है पेशेंट अगर तो उसको रेजर का यूज करने के लिए मना करना चाहिए, उससे क्या करना चाहिए मशीन से बाल अगर वगैरह काटने हैं तो वो मशीन का यूज करे, है ना, उसको ट्रिमर वगैरह यूज कर सकते हैं तो यूज करना चाहिए।
क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रहता है और कहीं से ब्लीडिंग हो गई तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। एडवाइज टू वुमेन टू रिपोर्ट सिम्टम लाइक वेजाइनल इन्फेक्शन सच एज डिस्चार्ज, अल्सरेशन, इन्फ्लेमेशन। अगर पेशेंट को, अगर फीमेल पेशेंट है उसको अगर कीमोथेरेपी चल रही है, अगर उसे वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, ब्लीडिंग हो गई, तो उस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए, बताना चाहिए। assure patient that change in men's libido, sexual function are usually temporary during therapy। और जो है पेशेंट, फीमेल पेशेंट है तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लिबिडो में हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकते हैं, तो ये उसके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब क्या होती है, चेस्ट ट्यूब इंसर्जन कैसे करते हैं? तो चेस्ट ट्यूब insertion is the chest tube insertion is the insertion of tube into the pleural space। प्लूरल स्पेस होता है चेस्ट मतलब लंग्स का जो प्लूरल स्पेस होता है वहां पे चेस्ट ट्यूब डाली जाती है टू वेलेट एयर और फ्लूइड, है ना, टू गेट एयर। अगर एयर कलेक्शन हो गया है, अगर लंग्स के अंदर एयर का कलेक्शन हो गया है, फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है, तो प्लूरल स्पेस के अंदर डाली जाती है। प्लूरल जो स्पेस रहता है लंग्स का, जो ये बीच का स्पेस रहता है, उसके अंदर ये चेस्ट ट्यूब डाली जाती है टू हेल्प री नेगेटिव प्रेशर, और नेगेटिव प्रेशर के लिए डाली जाती है। तो कलेक्शन ऑफ एयर और फ्लूइड अदर सब्सटेंस इन द चेस्ट कंप्राइज। और अगर पेशेंट के एयर और फ्लूइड और कोई अदर सब्सटेंस जैसे ब्लड वगैरह अगर कलेक्शन हो गया है तो वो चेस्ट ट्यूब डाली जाती है। तो कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन इवन द कोलैप्स द लंग्स बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस। अगर इनकी वजह से क्या हो सकता है, तो कार्डियो जो पल्मोनरी डिसफंक्शन हो सकता है, ये पस वगैरह कलेक्शन हो गई, यहाँ पे अगर पस कलेक्शन हो गई, एयर कलेक्शन हो गई, तो लंग्स क्या है, एक्सपेल नहीं कर पाएंगे, फेल नहीं पाएंगे, तो उसके कारण क्या हो गई, तो कार्डियोपल्मोनरी डिसफंक्शन हो सकता है। तो इसीलिए चेस्ट ट्यूब डाल के उसे क्या करते हैं, एयर या फिर पस या फिर फ्लूइड जो कलेक्शन हो गया है वहाँ पे फ्लूइड जो कलेक्शन हो गया है तो वो उसको निकाला जाता है एक चेस्ट ट्यूब डाल के। Therefore, chest tube catheter, the pleural space is of the skin connect to some type of drainage appearance to remove the residual air, drain fluid the pleural mid-external, it help to re-expand the lungs। और ये क्या करती है, मैंने बताया था ये चेस्ट ट्यूब डाली जाती है जिससे क्या होता है, लंग्स क्या एक्सपेल हो सके इसके लिए ये डाली जाती है, लंग क्या एक्सपेल हो सके इसलिए ये डाली जाती है। उसके बाद मेनी टाइप ऑफ कॉमर्शियल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम आर इन यूज, द मोस्ट यूज वाटर सील ड्रेनेज। इसके अंदर बहुत टाइप की चेस्ट ट्यूब होती है लेकिन वाटर सील ड्रेनेज होती है जिसके अंदर, है ना, यहाँ तक ऐसे वाटर भरा रहता है जिसमें बबल बनते हैं, तो एक वाटर सील चेंबर भी रहता है। द चेस्ट ट्यूब और कैथेटर अटैच विद द बोतल यूजिंग वन वे वाल्व प्रिंसिपल, वाटर एक्ट एज ए सील, परफॉर्म एयर फ्लूइड ड्रेन फ्रॉम द चेस्ट। और ये क्या करते हैं, जो एयर वगैरह है वो उससे क्या आती है, उससे पता चलता है एयर चेंबर, अगर वाटर सील चेंबर है तो अगर पेशेंट को एयर भरी हुई है लंग्स में तो फिर उसमें आएगी वाटर सील चेंबर में, तो ऐसे बबल वगैरह दिखाई देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये एयर इसमें आ रही है। इसके बाद में चेस्ट ड्रेनेज कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप ऑफ मैकेनिज्म, 3 टाइप में होती है। तो सिंगल बोतल वाटर सील चेंबर, 2 बोतल वाटर सील चेंबर, 3 बोतल वाटर सील चेंबर, ये 3 टाइप की चेस्ट ड्रेनेज होती है। जिसके अंदर एक तो होती है सिंगल बोतल, ऐसे सिंगल बोतल होगी, है ना, एक ही बोतल होगी तो वो क्या कहलाएगी, सिंगल बोतल। अगर 2 बोतल है तो वो डबल 2 बोतल, और ऐसे 3 बोतल रहती है तो वो 3 बोतल से, तो उसमें 3 बोतल वाटर सील सिस्टम, ये ऐसे 3 टाइप में डिवाइड किया है। साइड ऑफ द चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, कहाँ पे ये जो चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट है वो कहाँ पे डालते हैं, कौन से चेस्ट के कहाँ पे डालते हैं, तो सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस जो रहता है, सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस रहता है, सेकंड या रिब्स के यहाँ पे या तो सेकंड या थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस रहता है, वहाँ मिड कैल्विकुलर और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, तो जो मिड कैल्विकुलर रहती है, मिड कैल्विकुलर जो ये कैल्विकल होती है वहाँ पे मिड लाइन होती है, और या एंटी एक्सिलरी लाइन वहाँ से ये डाली जा सकती है। न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स किसे कहते हैं, अगर लंग्स के अंदर यहाँ पे जो एयर फील हो जाए तो उसे न्यूमोथोरेक्स कहते थे। ये न्यूमोथोरेक्स के अंदर कहाँ डाली जाती है, सेकंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग द
मिड कैल्विकुलर और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के इधर डाली जाती है चेस्ट ट्यूब। उसके बाद में सेकंड और 7 लेटरल इंटरल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन फॉर हीमोथोरेक्स। पहला तो मैंने बताया था, ये तो वहां पे सेकंड में कहां पे डाली जाती है, अगर पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो तब तो डाली जाती है सेकंड और थर्ड के अंदर। और अगर 6 और 7 में कब डाली जाती है, 6 और 7 इंटरनल स्पेस में डाली जाती है मिड एक्सिलरी लाइन के उधर, जब पेशेंट में हीमोथोरेक्स हो। हीमोथोरेक्स यानी ब्लड या फ्लूइड हो, फ्लूइड अगर पीरियड स्पेस में फ्लूइड या ब्लड इकट्ठा हो गया हो तो 6 और 7 के अंदर डाली जाती है। नहीं तो कहाँ डाली जाती है, 2/3 के अंदर डाली जाती है, क्योंकि उसमें तो एयर होती है, तो एयर तो वहां से निकल जाएगी। अगर ब्लड और फ्लूइड है तो वो नीचे की थोड़ा नीचे की साइड में डाला जाता है, जिससे क्या वो सारा फ्लूइड वगैरह जो कलेक्शन हुआ है वो निकल जाए। द चेस्ट ट्यूब और कैथेटर इज अटैच टू द ड्रेन सिस्टम। वो क्या है, चेस्ट ट्यूब डाली जाती है लंग्स के अंदर, ये जो लंग्स है ये उसके अंदर डाली जाती है। तो वो क्या करती है, किससे अटैच कर देते हैं, चेंबर से अटैच कर देते हैं, ड्रेन चेंबर से। वाटर इन द सेकंड चेंबर एक्ट द सील अलाउ द एयर और फ्लूइड ड्रेन फ्रॉम द चेस्ट इनटू द फर्स्ट चेंबर। इसमें क्या करते हैं, तो वाटर इन द सेकंड चेंबर एक्ट, इसमें सेकंड चेंबर जो रहता है, इसमें मैंने बताया था 3 चेंबर रहते हैं। जो सेकंड चेंबर रहता है तो उसके अंदर क्या रहती है, एयर फील रहती है या फ्लूइड ड्रेन जो आता है वो आता है। फर्स्ट चेंबर बट इट कैन बी आल्सो री इंटर द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज अक्यूमुलेशन ऑफ द फर्स्ट चेंबर, एयर एग्जिट फ्रॉम द सेकंड चेंबर। और इसमें क्या करते हैं, एयर जो रहती है वो सेकंड चेंबर में आती है और फ्लूइड रहता है जो फर्स्ट चेंबर में। उसके बाद में द वाटर फ्लक्चुएट एज द पेशेंट ब्रेथ, और जब पेशेंट जैसे जैसे सांस लेता है तो वो वाटर क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, मतलब उसमें बबल्स वगैरह आते हैं, जैसे वाटर फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। इट मूव अप व्हेन द पेशेंट इनहेल, इट मूव डाउन व्हेन द पेशेंट इज एक्सहेल। अगर पेशेंट जब सांस लेता है, इनहेल करता है, तो वो वाटर मूव क्या होता है, मूव डाउन नीचे की तरफ जाता है, और जैसे ही एक्सहेल करता नहीं सॉरी अप की तरफ जाता है। जैसे ही इनहेल करते हैं तो मूव अप ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे ही एक्सहेल करते हैं तो वाटर क्या करते हैं, नीचे की ओर जाता है। सक्शन में बी एड टू द सेकंड चेंबर टू क्रिएट ए नेगेटिव प्रेशर। और सेकंड चेंबर में क्या लगाते हैं, सक्शन लगा देते हैं, वो गया नेगेटिव प्रेशर बनाने के लिए, टू ड्रेन फ्लूइड और रिमूव एयर, और वो फ्लूइड और जो एयर है उसको रिमूव करने के लिए। द एडिशंस ऑफ सक्शन क्रिएट कॉन्स्टिट्यूट बबलिंग इन द थर्ड चेंबर। और थर्ड चेंबर में क्या होती है, बबलिंग होती है, बबल आते हैं तो थर्ड चेंबर के अंदर। इफ कॉन्स्टिट्यूट बबलिंग अकर इन द एब्सेंस of suction there may be leakage of air of the lungs or a leak of in the systems। इसमें अगर कंटिन्यू एयर बबल आते हैं तो वहां से क्या शो करता है कि ये लीकेज है, लीक ऑफ द सिस्टम है ना। तो लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, वहां से एयर क्या हो रही है, लीकेज हो रही है, अगर कंटिन्यू बबलिंग हो रही है थर्ड चेंबर के अंदर। मैंने बताया था 3 चेंबर वाले रहते हैं, तो 3 चेंबर में तीसरे चेंबर में अगर कंटिन्यू बबलिंग हो रही है तो वहां से क्या पता लगेगा कि देयर में बी लीक इन एयर, वहां से एयर लीक हो रही है लंग से। तो अदर सिस्टम में भी यूज सेम प्रिंसिपल 3 बोतल सील चेंबर सिस्टम। इसमें अंदर और जो प्रिंसिपल है वो सेम काम करते हैं 3 बोतल वाटर सील चेंबर के अंदर। अब तीसरा 7 का सी नंबर क्वेश्चन है, नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद फ्रैक्चर एक्सट्रीमिटी। अगर पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया, अगर पेट टूट गया तो क्या नर्सिंग केयर करनी चाहिए। सबसे पहले क्या देंगे, पेन को कम करना चाहिए। पेन को कम करने के लिए क्या देंगे, प्रेस्क्राइब डिस्क्राइब लोकेशन डिस्कम्फर्ट। इंकरेज द पेशेंट टू डिस्क्राइब टाइप और लोकेशन डिस्कम्फर्ट। तो असेस पेशेंट द डिस्कम्फर्ट, पेशेंट को अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले लोकेशन पता करेंगे कि कहाँ से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसको असेस करेंगे डिस्कम्फर्ट की चीज। तो यूज मेजर टू कंट्रोल पेन, लाइक पेन कैसे हो रहा है, स्प्लिंट और सपोर्ट इंजर्ड एरिया इमोबिलाइज। उसको जहाँ पे स्प्लिंट लगा हुआ है, सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है, उसको क्या करेंगे, इमोबिलाइज, उसको हिलाने के लिए मना कर देंगे, उसे इमोबिलाइज करना है, एक ही जगह रखना है। परफॉर्म पोजीशन चेंज फ्रीक्वेंटली, और पोजीशन को क्या करना है, चेंज फ्रीक्वेंटली, हर 2 घंटे से पोजीशन चेंज करना है। एलिवेट द इंजर्ड एक्सट्रीमिटीज ऑफ हार्ट लेवल, हार्ट लेवल से उस एरिया को एलिवेट करना है जो एरिया फ्रैक्चर हो गया है। जैसे पैर टूट गया है तो पैर को क्या करना है, थोड़ा सा एलिवेट करना है हार्ट के लेवल से। अप्लाई आइस इफ प्रेस्क्राइब ऑफ हीट अकॉर्डिंगली, और उसको क्या कर सकते हैं, आइस लगा सकते हैं पेन को कम करने के लिए अगर प्रेस्क्राइब किया हो तो। मॉनिटर स्वेलिंग और
न्यूरोवास्कुलर स्टेटस, और पेशेंट का जो है स्वेलिंग एरिया और न्यूरोमस्कुलर स्टेटस को असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे। एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन टू प्रेस्क्राइब, और पेन को कम करने के लिए एडमिनिस्टर क्या करेंगे, पेन मेडिकेशन देंगे, जो कौन सी होगी, एनाल्जेसिक मेडिसिन हो सकती है, डाइक्लो वगैरह कुछ मेडिसिन हो सकती है। उसके सजेस्ट रिलैक्सेशन टेक्निक्स, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए सजेस्ट करेंगे जिससे क्या पेन कम होगा। इंकरेज टू एक्टिव और पैसिव रेंज मोशन एक्सरसाइज, उसे एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे, एक्टिव और पैसिव रेंज मोशन एक्सरसाइज होती है जिससे क्या होता है, नॉन मोबिलाइज जॉइंट, उससे क्या पेन कम होगा। इंकरेज टू पोजीशन चेंज परमिट विथ लिमिट इन इमोबिलाइजेशन डिवाइस, और जो इमोबिलाइजेशन डिवाइस होती है जो मतलब स्थिर रखती है, उस पेशेंट को क्या करेंगे, उस इंकरेज करेंगे पोजीशन चेंज करने के लिए इमोबिलाइज डिवाइस के साथ में, जिससे क्या पेशेंट हिले नहीं ज़्यादा, जो जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वो उस पार्ट को ना हिलाए। मिनिमाइज द टाइम एक्सट्रीमिटीज इज डिपेंड ऑन पोजीशन, minimize the time the injured extremities is the depend on position, position के ऊपर डिपेंड करती है। position of the patient is correct elegant, पेशेंट की पोजीशन क्या है, करेक्ट होनी चाहिए। रीपोजिशन पेशेंट स्लो स्टेडी मोशन यूजिंग नीड द पर्सनल, और पोजीशन अगर रीपोजिशन करना है तो पेशेंट को धीरे धीरे करना चाहिए, स्लो करना चाहिए। उसके बाद में अचीवमेंट ऑफ द इनकम्प्लेंट हीलिंग्स, इनकम्प्लेंट हीलिंग की क्या अचीवमेंट्स है, तो वो क्या है, तो सबसे पहले एसेस द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस, कंप्रेशन ऑफ नर्व, डिमिनिश सर्कुलेशन, डेवलप डिपार्टमेंट सिंड्रोम्स मॉनिटर, तो इंक्रीजिंग पेन, ये कुछ अचीवमेंट है तो इनकम्प्लीट हो चुके हैं। कूल स्किन टेम्परेचर हो रहा है, इंक्रीज स्वेलिंग हो रही है, डिक्रीज मोटर एबिलिटी हो रही है, एबनॉर्मलिटी सेंसेशन हो रहा है, डिमिनिश कैपिलरी पल्सलेसनेस हो रहा है, स्किन एब्रेशन हो रहा है, कॉस्ट हॉट स्पॉट हो रहा है, ड्रेनेज हो रहा है, रिलीव प्रेशर्स, प्रिवेंट डेवलपमेंट प्रेशर सोर्स यूजिंग मैट्रेस फ्रिक्वेंटली, स्किन केयर, और अगर ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो स्किन केयर वगैरह करनी चाहिए। उसके बाद में मॉनिटर डिवाइस ऑफ इन्फेक्शन, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स देने के लिए मॉनिटर करना है, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी है। प्रमोटिंग सेल्फ केयर एक्टिविटी, सेल्फ केयर एक्टिविटी के लिए प्रमोट करना है, फैमिली केयर पेशेंट करना है। उसके बाद में एलिवेट हेमरेज और शॉक, एलिवेटिंग फॉर हेमरेज और एंड शॉक, रिव्यू फॉर लेबोरेटरी, मॉनिटर इनटेक आउटपुट, मॉनिटर वाइटल साइंस, पेशेंट की क्या करने चाहिए, शॉक की कंडीशन को मॉनिटर करना है, शॉक की कंडीशन को मॉनिटर करना है, और उसके इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है, वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, और उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से बचाना है। फ्रैक्चर वाले पेशेंट को इमोबिलिटी रहती है तो उसको क्या थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांसेस रहेंगे, तो उस चीज से बचाने के लिए क्या इलास्टिक शॉकिंग पहनाने हैं, पेशेंट को इलास्टिक शॉकिंग पहना सकते हैं। इंकरेज एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज, पेशेंट को एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज करने के लिए इंकरेज करना है। एडमिनिस्टर एंटीकोगुलेंट ड्रग्स प्रेस्क्राइब, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं जो थ्रोम्बस को बनाने में रोकेगी। उसके बाद में प्रोमोटिंग पॉजिटिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू ट्रॉमा, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स देना है जिससे वो पेशेंट जल्दी हील कर पाए और मेंटली डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है 7D, लास्ट क्वेश्चन है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद कोलेस्टमी, कोलेस्टमी केयर करने के लिए नर्सिंग केयर क्या की जाती है, तो सबसे पहले एडमिनिस्टर जनरल एब्डोमेन सर्जरी केयर। तो कोलेस्टमी क्या होती है, कोलेस्टमी कोई भी लार्ज इंटेस्टाइन्स को ओपन करना एब्डोमेन एरिया के ऊपर, तो वो कोलेस्टमी होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, एडमिनिस्टर जनरल एब्डोमिनल सर्जरी केयर, इसके अंदर क्या करते हैं, एडमिनिस्टर जनरल एब्डोमिनल सर्जरी केयर करते हैं। एजुकेट द पेशेंट अबाउट द लिमिटेशन केयर ETC द प्रोसीजर, तो उसको करने हैं लिमिटेशन रखिए, एजुकेट द पेशेंट टू केयर के बारे में। प्रमोट द पॉजिटिव सेल्फ इमेज, पेशेंट को क्या है पॉजिटिव सेल्फ इमेज के बारे में के लिए प्रमोट करें। इंकरेज द पेशेंट टू वर्बलाइज फीलिंग अबाउट द डाउट, अगर पेशेंट को कोई भी डाउट वगैरह है तो उसकी फीलिंग को इंकरेज करें। उसके बाद में रिड्यूस एंजाइटी टू साइकोलॉजी सपोर्ट, पेशेंट की जो एंजाइटी लेवल है उसे अगर घबराहट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, उसकी एंजाइटी को कम करें। उसके बाद में मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, उसकी स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखें। तो एडवाइज टू पेशेंट टू प्रोटेक्ट द पेरियोस्टमल स्किन फ्रिक्वेंटली
जेंटली क्लीन द एरिया विद मॉइस्ट सॉफ्ट क्लॉथ और मिड सॉफ्ट। तो जहाँ पे जो कोलेस्टमी की गई है उस एरिया को क्या करें, हमेशा क्लीन रखें और सॉफ्ट मॉइस्ट क्लॉथ से साफ करें, माइल्ड सोप से भी साफ करते हैं। अप्लाई द प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर अराउंड द स्टोमा, और उसके प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर से बचें जहाँ पे स्टोमा किया हुआ है। स्टोमा किसे कहते हैं, जैसे ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के ऊपर यहाँ पे ये स्टोमा बनाया हुआ है, ये वो बनाया हुआ है, मतलब कोलेस्टमी करके यहाँ से एक स्टोमा बनाया हुआ है। तो वो स्टोमा के लिए क्या करना चाहिए, सिक्योरली अटैच विद ड्रेनेज पंच, और यहाँ पे एक पंच लगाया हुआ रहता है, जो यहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो इसके अंदर इस बैग में कलेक्शन होता रहता है। उसके बाद में mycostin can be applied tightly on the peristomal skin if irritation is growth in present। माइकोस्टिन जो है वो अप्लाई करनी चाहिए अगर वहाँ पे क्या ईस्ट इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो पेशेंट इज सजेस्ट टू बाथ बिफोर पुटिंग द क्लीन एप्लियंस, और क्लीन करने के बाद में क्या करें, सजेस्ट करें कि पेशेंट को बिफोर पुटिंग द क्लीन, बाथ से पहले उसको क्लीन करें, बाद में बात करें, मतलब बाद में स्नान करें। स्किन बैरियर लाइक पेस्ट पाउडर इज यूज अराउंड द स्टोमा इज प्रोटेक्ट द स्किन और फिकल ड्रेनेज। और जो स्टोमा है, यानी जो ये स्टोमा है, यहाँ पे क्या है, पाउडर वगैरह नहीं लगाना चाहिए वैसे। उसके बाद में ऑब्जर्व द रेडनेस और इरिटेशन साउंड ऑफ स्टोमा, और यहाँ पे जो अगर ज़्यादा रेडनेस वगैरह हो गई है तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, इरिटेशन हो रहा है कुछ तो वो ऑब्जर्व करना चाहिए। मैक्सिमाइज न्यूट्रिशनल इंटेक के बारे में क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो पेशेंट के न्यूट्रिशनल इंटेक के बारे में तो उसका डेली वेट चेक करना चाहिए, उसके बाद में वाइटल साइन चेक करना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह चेक करने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूट न्यूट्रिशनल्स और न्यूट्रिशनल्स जो रहते हैं, डाइटिशियन वगैरह रहते हैं, उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। पेशेंट टू अवॉइड फूड स्टिमुलेटिंग लाइक नट्स, सर्टेन फूड्स, अवॉइड गैस फॉर्मिंग लाइक बीन्स वगैरह, कार्बेज। उसको ऐसे प्रोडक्ट से बचना चाहिए जैसे नट्स वगैरह हो गए, नट्स मतलब मूंगफली वगैरह, ऐसे फूड वगैरह से बचने चाहिए। ऐसे फूड से भी बचना चाहिए जो गैस फॉर्मेशन कर सके, जो गैस बनाते हैं ना, गैस फॉर्मिंग करते हैं, तो ऐसे फूड से बचना चाहिए। उसके बाद में अवॉइड टू स्ट्रो एक्सेसिव टॉकिंग वाइल ईटिंग, च्युइंगम, स्मोकिंग टू रिड्यूस द एयर कंट्रोल। तो इसके बाद में क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जब एक्सेसिव टॉकिंग वाइल ईटिंग, जब खाते समय हमेशा बोलने से बचना चाहिए, प्रॉपर चबाना चाहिए इस चीज़ को, खाने को, और स्मोकिंग वगैरह से दूर रहना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ों का ध्यान में रखना है। उसके बाद में कंट्रोल ऑर्डर बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, क्योंकि उस एरिया से क्या आएगी, स्मेल आएगी। जहाँ से स्टोमा बनाया हुआ है तो स्मेल ज़्यादा हो सकती है, तो इसके लिए हमेशा पर्सनल हाइजीन वगैरह मेंटेन में रखनी है, कोलोस्टमी केयर अच्छे से करनी है। बैग को टाइम पे टाइम खाली करना है, चेंज द कोलोस्टमी बैग को चेंज करना है और उसे प्रॉपर खाली करना है, इरिगेट करना है, खाली करना है। उसके बाद में असिस्ट टू प्रमोट इंडिपेंडेंस बाय एक्टिविटी, डेली लिविंग, सेल्फ केयर, मेंटेनेंस, पर्सनल हाइजीन, उसको प्रमोट यानी उसको बढ़ावा देना है कि वो अपनी डेली एक्टिविटी खुद कर सके, सेल्फ केयर खुद कर सके, इस चीज़ के लिए बढ़ावा देना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सके, इस चीज़ के लिए बढ़ावा देना है। टू हेल्प इन अचीविंग सेक्सुअल वेल बीइंग परफॉर्मिंग सेक्स काउंसलर, और सेक्स काउंसलर से सेक्स से रिलेटेड जो भी है वो उसको एडवाइस देनी है कि उससे हेल्प ले सकते हैं। तो ये हो गया एमएसएन के शॉर्ट पेपर। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।